Good morning students, this is Pooja Nayak, your physics teacher, and from today we will start our subject physics and chapter 9 है ना, and I will take your class in both the medium, Hindi medium and English medium. Got it? And I think you have no problem to understand both the languages and it will be convenient also for you. Now हम चैप्टर 9 से स्टार्ट क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि अभी ये चैप्टर सबसे इजी है, आपको वीडियोस के थ्रू बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप वीडियोस देखकर हैबिचुअल हो जाएंगे तो हम इसके आगे फर्दर दूसरे चैप्टर से या दूसरी यूनिट से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो नो इशू, ये भी आपका सिलेबस ही है, इसी में कंटेन जो टॉपिक्स है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की यूनिट है ये, इसलिए हम इसको पहले भी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी भी है एज कम्पेयर टू दूसरी यूनिट्स है, तो इसे हमने स्टार्टिंग में ले लिया है। नाउ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है? तो आपका नाम चैप्टर का हम यहाँ से समझेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि तरंग प्रकाशिकी एवं प्रकाशित यंत्र। यहाँ पर ऑप्टिक्स वर्ड जहाँ भी आप सुने, प्रकाशिकी वर्ड, इसका मतलब है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमेशा प्रकाश यानी कि लाइट से ही डील करती हो, जिसमें ओवरऑल पूरा लाइट के बारे में ही आपको पढ़ना है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है ना, और उससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल फिनोमेनन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट कंसीडर द प्रकाशिकी यंत्र, यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमने इन्वेंट किए हैं बट हमेशा वो किस पर बेस्ड होंगे, लाइट पर, है ना। कुछ लाइट के सिंपल फिनोमिना या कंसेप्ट पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। अब प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स वर्ड आप जहां भी सुने तो आपको इतना माइंड में आ जाएगा कि कुछ लाइट से रिलेटेड है ना। अब लाइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, लाइट एक्चुअली होता क्या, ठीक है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम ये बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी हमारे चारों ओर है, उसमें से कौन कौन सी इंक्लूड हो जाती है, तो उसमें आपने एक बैंड पढ़ा होगा। पूरा स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सारी रेज लाइन से अरेंज हो वेवलेंथ वाइज, ठीक है। तो वो आप लोगों का आज का होमवर्क है कि उसको आप पहले देखिए, नेट पर एक EM स्पेक्ट्रम करके आप देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना हुआ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप EM स्पेक्ट्रम करके सर्च कीजिएगा, आपको उसकी पूरी वेवलेंथ वाइज एक चार्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें सारी वेवलेंथ अपनी सारी रेज अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होगी, जैसे कि एक्स रे, माइक्रोवेव रे, इंफ्रारेड रे, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, इस तरह से जितनी भी वेव्स होती है वो अपनी वेवलेंथ वाइज सीक्वेंस में अरेंज होती है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि हमारी आई जो है ना, हमारी आई पे जो हमने देखा होगा कि जो इमेज बनती है वो आई के रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है? आई के रेटिना पर, ठीक है। तो हमारी आई का जो रेटिना होता है, या सिंपल हम जैसे आई कह रहे हैं, वो किसे सेंस कर पाता है? इस पूरे EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज वाली जो वेवलेंथ होती है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य, केवल उसे ही सेंस कर पाता है। और इसी रेंज वाली वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं? लाइट, प्रकाश। प्रकाश वर्ड आया कहां से? अभी तक आप सुनते हो ना, लाइट क्या होती है? तो जो हमारी आई सेंस कर सकती है जिस रेस को, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब जिसमें हर टाइप की रेज आ गई जो आपके सराउंडिंग में, पर वो सारी रेस में से क्या आपने कभी माइक्रोवेव देखी? नहीं देखी। क्या आपको कभी एक्सरे दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो इस तरीके से जो वेव्स है उसमें से सिर्फ आपकी आई है वो कितना सेंस कर सकती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। और इस रेंज की जो वेवलेंथ है उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? लाइट। मतलब लाइट क्या है? एक विजिबल स्पेक्ट्रम। पूरे EM स्पेक्ट्रम में से जो लाइट है वो कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल यानी कि दृश्य, ये जो स्पेक्ट्रम रहेगा, प्रकाश जो आपको दिखाई देता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है।
जो आपको दिखाई देता है, जिसे हमने नाम क्या दे रखा है, शॉर्टली लाइट या प्रकाश। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी स्टडी जो है वो एनसीईआरटी बुक से कीजिएगा। ठीक है, आपको पता तो वैसे ही होगा कि अब आपका जो सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी वाला ही यूज होगा। ये एनसीईआरटी बुक है आपकी। ठीक है, ये 2 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अभी मैंने कौन सा पार्ट ले रखा है, सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट से 8 चैप्टर तक वो फर्स्ट पार्ट में है और 9 चैप्टर से स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो मैंने सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर लिया, दैट इज चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आप लोग भी बुक ले आइएगा, जल्दी से अरेंज कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँ, वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो से, बट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो आपके सामने बुक रहेगी, आपको कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, अब हमने लाइट की डिफाइन तो पढ़ ली कि लाइट क्या है। पूरे ईयर स्पेक्ट्रम में से 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो उसका कंबाइंड फॉर्म कहते हैं हम लाइट। और ये क्या है, एक टाइप की एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो लाइट एनर्जी है, अब एनर्जी का मतलब तो आप समझते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और दूसरी बहुत सारी मैकेनिकल एनर्जी है। उसी तरह लाइट भी क्या है, एनर्जी है, बट ये किस टाइप की एनर्जी है, जो हमें विजिबल होती है। ठीक है, तो अब हम इस लाइट का बिहेवियर देखेंगे। तो जब हमने लाइट की सिंपल डिटेल को देखा तो उसमें से हमें 2 पॉइंट नजर आए। क्या, एक तो ये कि लाइट बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या, फास्ट स्पीड में बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से कोई एक सोर्स स्टार्ट कराया, आप सोचो कि सन और अर्थ कितना दूर है। ठीक है, लेकिन अर्थ सन से वो लाइट रेस कहाँ तक आ रही है, अर्थ तक, और बहुत ही फास्ट स्पीड से। अप्रॉक्स 8 मिनट लगते हैं वहां से यहाँ तक आने में, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आने में। तो लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और दूसरा है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सीधी। स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधी। ठीक है, इसका रास्ता बिल्कुल इस तरीके से होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बीच में इस तरह से मुड़कर नहीं चलती। ठीक है, और अगर मान लो ये किसी चीज से टकरा भी जाती है तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, या अगर पॉलिश नहीं हुई तो ये अंदर भी जा सकती है, बट इसका रास्ता कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, ये हमेशा सीधी ही चलेगी। ठीक है, और वेरी फास्ट मतलब तीव्र गति से, यानी कि प्रकाश के 2 मुख्य व्यवहार क्या होंगे, पहला कि तीव्र गति से चलता है, दूसरा ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी यानी स्ट्रेट ही चलेगी। ठीक है, नाउ अब हम इसमें से वेरी फास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है ना, जिसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं, है ना, तो जब बिजली कड़कती है तब आपने देखा होगा सबसे पहले बिजली की ब्राइटनेस दिखाई देती है आपको, लाइटनिंग होती है, और उसके बाद आवाज आती है, यानी कि साउंड भी बाद में आता है, उससे पहले लाइट आपको दिखाई देती है। तो अगर हम ये देखा जाए कि अगर इसे कोई मीडियम ना दे, वैक्यूम, आप समझते हैं ना, निर्वात, वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आप नोट करिएगा अपने रफ कॉपी में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, C = अब डाटा के अकॉर्डिंग तो काफी डीप दे रखा है यहाँ पर, 9979245 है ना, ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ दे रखा है, इनटू 10⁸ मीटर/सेकेंड, है ना। बट इसको अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो नॉर्मली लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3, ये 2.999 है ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसी टर्म को यूज करते हैं, तो आप लोग ये लिखना चाहे तो
सकते हैं, बट फाइनली जब भी आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। जब भी आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए तो आप c इक्वल टू क्या लिखेंगे, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल, ठीक है, c से इंडिकेट करते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर तक ट्रेवल कर जाती है, तो सोचो कितनी फास्ट होगी। और स्ट्रेट के लिए तो आप देख ही सकते हैं कि हमेशा लाइट रेस सीधी जाती है। आप मिरर रख के भी देख सकते हैं कि अगर कहीं से और फोकस आ रहा है लाइट का तो दूसरी साइड वो बिल्कुल सीधी जाती हुई नजर आएगी। लेजर लाइट इन सब से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उनका जो बीम होती है वो हमेशा सीधी जाती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड डिस्कशन आपने आई थिंक क्लास 10th में देख लिया था कि लाइट का बिहेवियर, तो ये दोनों पॉइंट उसी में इंक्लूड थे, ठीक है। नाउ जब ये लाइट रे है ना, प्रकाश की जो तरंग है, प्रकाश की जो तरंग वो अगर बहुत सारी हो जाए और उनका जो एक ग्रुप बन जाए तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। यानी कि हम बीम कब कहेंगे उसे, जब ऐसी बहुत सारी रेज मिलकर एक झुंड बना ले, एक ग्रुप बना ले, तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। सिंपल। तो जब भी आपको बीम वर्ड सुनाई दे तो इसका मतलब है बहुत सारी रेज का कंबाइन फॉर्म, बहुत सारी रेज साथ में जा रही है, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड टॉपिक को रीड करेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका नेचर ऑफ लाइट, है ना। अभी तक तो हमने सिंपल लाइट के बारे में पढ़ लिया, ये लाइट का इंट्रोडक्शन था, लाइट से रिलेटेड उसकी सिंपल डिटेल थी कि उसकी स्पीड क्या होती है ना। नाउ नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट जिसे हम कहेंगे प्रकाश की प्रकृति, है ना। प्रकाश की प्रकृति मतलब प्रकाश का जो प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब क्या कि ये कहाँ ट्रेवल कर सकता है ना, किस मीडियम के अंदर जा सकता है, कैसे चलता है। हमें दो चीजें तो सिंपल समझ में आएंगी, वेरी फास्ट है और स्ट्रेट है, बट हमें देखना भी तो पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन से मीडियम माध्यम में गमन कर सकता है या नहीं करता, या करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमें जब प्रकाश की प्रकृति टर्म जब भी समझ में आए, यानी कि नेचर ऑफ लाइट आपको दिखे, तो वहां पर दो कंसेप्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत बेसिक और सिंपल टर्म है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। अब इसके अलावा वैसे तो हम दो को इंक्लूड करते हैं, पर तीसरा भी ऐड किया जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि किसी प्रकाश का प्रिज्म में से जब गुजर जाती है उसके प्रकाश की बीम, तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है। बट हमने ये पढ़ा है कि ऑलरेडी वो किसी प्रिज्म में से गुजर रही है, यानी कि माध्यम चेंज हो रहा है जो कि रिफ्रैक्शन में ही काउंट होता है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण आपने सुना होगा उसको, किस नाम से, वर्ण विक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट, वो रिफ्रैक्शन का ही है, अपवर्तन का ही है घटना, तो है ना, इसलिए पर चीज उसको अलग से भी पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर दो ही चीजें डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं हम। पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन, और बहुत ही सिंपल है, हर बार की तरह 10th में भी आपने देख लिया, 8th में भी देखा होगा। क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की,
तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है या टकराती है तो वह उसी माध्यम में गमन कर जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई लाइट रे जब किसी पॉलिश, ये नीचे लाइन खींचने का सेंस क्या है, पॉलिश करना है ना। कई बार आप लोग ऐसी लाइन खींच रहे हो तो ऐसे ऐसे बना देते हो, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा आप यहाँ पर क्या दिखा रहे हो, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इसका मतलब है आपको ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि सरफेस के नीचे क्या कर रखा है हमने, पॉलिश कर रखी है। ये सरफेस लाइट को अंदर आने नहीं देगी। ये इस पर जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होगी उन सबको ये क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, ठीक है, चमकीली सतह पर आकर गिरती है या आपतित होती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे चमकीली, जिसकी पॉलिश हो सतह, या फिर चिकनी सतह। ठीक है, और आने वाली और जाने वाली के जस्ट बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। अगर इसका नाम लिखे पर यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ अभिलंब। आप लोग भी डायग्राम बनाना अपनी रफ कॉपी में और उसे नोट करते जाना। ठीक है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो अभिलंब क्या होता है, जो जस्ट आपतित और परावर्तित के बीच में होता है, एकदम स्ट्रेट होगा, जो इस चमकीली सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। अब यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, इस एंगल का नाम मैं थोड़ा सा बाहर लिख देती हूँ, आपतन कोण। देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे आपतन कोण, जिसको हम एंगल आई, छोटू वाला आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो कोण है यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, है ना। बहुत टफ था ना ये, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करते हैं एंगल आर से। ठीक, इजी। अब आप लोग सुनिए इंग्लिश मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम में व्हेन अ लाइट रे travel or falls on a polished surface, then it reflect to same medium or it bounce off in the same medium, it's called reflection of light। यानी कोई लाइट रे है आकर किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आने वाली को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, जाने वाली को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बीच वाले को क्या कहेंगे, जस्ट अभिलंब या फिर नॉर्मल, जो इन दोनों के जस्ट सेंटर में होता है। ठीक है, और जो इंसिडेंट रे आई मतलब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ से फिर से बना लेती हूँ, समझ आ रहा है। ये तो आपका नॉर्मल हो गया। तब तक हिंदी वीडियो वाले ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे होगी, है ना। आप लोग दोनों ही ध्यान रखिएगा, सिर्फ लेबलिंग में चेंज है ना, सिर्फ नेम चेंज है,
पॉलिश करना है, मतलब वहां भी होगी। एरो आने वाली का नीचे होना चाहिए, जाने वाले का उधर, तो वैसा ही बनाइए। उल्टा एरो बनाने से पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर भी पॉलिश करके हम लिखेंगे पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और ये जाने वाली, ठीक है, आने वाली इंसिडेंट रे, नॉर्मल टेढ़ा हो गया, नॉर्मल को सीधा बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर रहता है। और जाने वाली इंसिडेंट और सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे नेम लिखने हैं। ये छोटू वाला आई और छोटू वाला आर। आई मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रे में इंसिडेंट वर्ड यूज करिएगा और एंगल के लिए इंसिडेंस। जाने वाली जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिखे कुछ स्पेलिंग तो मैं बोल रही हूँ आपको, आप उससे भी लिख सकते हो। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे यानी जो आती है फॉल्स होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है यानी टकरा कर जाती है रिटर्न, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, नीचे वाली पॉलिश सरफेस। सिंपल, दोनों को समझ में आ जाएगा, दोनों की वर्डिंग इजी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको जो नोट्स है ना, आप सोचोगे कि अपने कॉपी में ये रफ वाला नोट कर लूं या नहीं, तो अभी हम लोग पढ़ने के लिए एक रफ कॉपी बनाइएगा फिजिक्स की, जिसमें हम डेली क्लास में जो भी सीखेंगे, है ना, जैसे भी मैंने तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट और ये सब बताया था, तो वो आप लोग इजीली नोट करते जाना उसमें। और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर जैसा कोई प्रॉपर मटेरियल होगा जो आपकी बुक में है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बनवाती रहूंगी, या नोट्स में आपको अलग से सेंड करूंगी। आप इतना समझ लीजिए कि पेयर वर्क जब मैं कहूँ तभी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी जस्ट रफ कॉपी में ये सारा समझते जाइए और इसे लर्न करते जाइए, ताकि हमारा सिलेबस कंटिन्यू रहे और जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो ये वाली चीजें रिपीट नहीं होगी, है ना। तो आप लोग इसकी तरफ प्रॉपर अटेंशन दीजिएगा, प्रॉपर समझिएगा चैप्टर्स को, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम सिलेबस को इतना जल्दी कवर कर पाए, ठीक है। और कवर भी हो गया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अभी रिटर्न वर्क के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको वही नोट डाउन करना है अपनी क्लियर कॉपी में। इसको आपको रफ में बनाना है, सिर्फ समझते जाइए, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? फिर से रिपीट करना है तो आप एक बार देख लीजिए। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस सो इट रिफ्लेक्टेड और इट गोज और बाउंस ऑफ इन अ सेम मीडियम वर्ड डालना है, क्योंकि जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह पर आपतित होती है, यानी कि आकर गिरती है, तो वो अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस दर को हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण कौन? जो प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। A light ray which falls on a polished surface is called incident ray, and the light ray which bounce off from the polished surface is called reflected ray। यानी कि जो प्रकाश की किरण टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर वापस उस मीडियम में लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आई यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस incident ray makes an angle with normal. This angle is called angle of incidence. And when the reflected ray makes an angle with normal, this angle is called angle of reflection. Very simple topic. Let's start the laws of reflection. ठीक है, 10th से आपको इस चीज की आदत होगी कि जब भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डायग्राम पढ़ते हैं, तो हमें लॉ तो पढ़ना ही पड़ता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइट को बुरा लग जाता है ना, तो लाइट को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो हम ये देखेंगे, वो हमारी आंखों में दिखाई नहीं दी तो, है ना।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड कंसेप्ट देखेंगे। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बड़ा कर लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, अब देखते हैं लॉज में आपको सिर्फ 2 ही लॉज देखा है, और सिर्फ 2 ही क्यों? क्योंकि आप लोग मन से 3 या 4 पॉइंट ऐड कर देते हो, जो मैंने डिफाइन में पढ़ाया वो भी लॉ बन जाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर फिक्स है 2 ही लॉ होते हैं, यानी कि आपको 2 ही लॉ लिखना है। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ठीक है, अच्छा सुन लो, हिंदी मीडियम में सुनो, इधर लिख लेना, दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये फिक्स लॉ है। आप किसी भी एंगल से इंसिडेंट करिएगा लाइट को, ठीक है, किसी मिरर पे, वो हमेशा जब टकरा के जाएगी तो आने वाले का एंगल और जाने वाले का एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर रहेगा। और दूसरा क्या होगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल यानी कि अभिलंब। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और नॉर्मल। देखो तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर, तो हम लिखेंगे नॉर्मल आर लाई ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है, या सेम पॉइंट। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप किसी भी केस में देख लो, आने वाली रेस उसी पॉइंट पर आती है जहां पर नॉर्मल भी बनेगा और जहां से वो वापस जाएगी, मतलब वो जिस पॉइंट पर आकर गिरेगी उसी पॉइंट से वो परावर्तित या रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के लिए फर्दर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल थे, लॉ थे। अब हमने अभी देखा कि रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, जब आपकी वो सरफेस है जहां पर लाइट इंसिडेंस हो रही है वो पॉलिश हो। ठीक है, तो हमने देखा है कि पॉलिश सरफेस को हम क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं पॉलिश सरफेस को? मिरर, जिसको हम कहेंगे दर्पण। रोज सुबह अपना फेस देखते हो, ओके, तैयार होते हो दर्पण में, तो वो भी एक पॉलिश सरफेस ही है ना, जिसके पीछे पॉलिश है, और लाइट रे आपके फेस पर आई, आपके फेस से टकरा रही है, आपके फेस से टकरा के मिरर पर जा रही है, मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रही है? आपकी आंखों पर, जिससे आपको आपका फेस दिखाई दे रहा है। इवन हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है ना सराउंडिंग में, वो हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो भी लाइट रेज है सन से आने वाली, वो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो रही है? उस ऑब्जेक्ट पर फॉल्स हो रही है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के कहाँ आ रही है? हमारी आंखों पर आ रही है, और हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख पा रही है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन के कारण ही हम हमारी सराउंडिंग की चीजों को देख सकते हैं। Here we discussed about the mirror. Now what is a mirror? Mirror is a device which reflects the light, which one surface is polished, second surface is reflecting. दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसका एक भाग तो बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग
कि परावर्तित होता है ना, परावर्तित कर सकता है जो लाइट रे को। दूसरे भाग पर कुछ पॉलिश लगी होती है या दूसरी एक सतह उसकी हम ये कह सकते हैं चमकीली होती है और एक भाग परावर्तित होता है जो कि लाइट को परावर्तित कर सकता है, ठीक है। और दूसरा भाग पर हम देख सकते हैं कि कुछ पेंट किया होता है उसके ऊपर, जिसके कारण वो लाइट को अंदर पास नहीं करता और रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिंपल मुझे दर्पण का पिक्चर बनाने को कहेंगे तो मैं दर्पण कैसे दिखाऊंगी, ऐसे, इजी, सिंपल। क्योंकि दर्पण या मिरर है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जिसमें एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से हम हमारा अच्छा खासा मुंह देख लेते हैं, है ना, और ये वाली सरफेस पॉलिश होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दर्पण के कितने प्रकार हैं, समतल यानी कि जिसका तल समान होता है, ठीक है, समान मतलब प्लेन होता है। तो पहला आपने देख लिया प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको आप कहेंगे प्लेन मिरर और इसको आप कहेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। तो मिरर दो टाइप के होता है, प्लेन और स्फेरिकल। अब प्लेन को तो आपने देख लिया, आपके घरों में भी आपने देख रखा होगा। और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक कर्व जैसा शेप होता है, ठीक है, मिरर का। अब स्फेरिकल मिरर ये रहा, लेकिन इसको हमने फर्दर डिवाइड करा है दो पार्ट में, है ना। प्लेन का मतलब तो एक ही हुआ, ये वाला प्लेन हो गया और ये वाला क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है। पर स्फेरिकल मिरर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कैसे, पॉलिश के अकॉर्डिंग। अगर आप इस स्फेरिकल मिरर की पॉलिश ऐसे कर देते हो बाहर की तरफ से, तो अंदर वाला हिस्सा आपका लाइट दिखाने के मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और बाहर तो पॉलिश है। इस केस में से कहेंगे कॉनकेव, है ना। ये दोनों ही गोली दर्पण के पार्ट, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल या गोलीय दर्पण, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये आपका हो गया प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल दर्पण। ये होता है कॉनकेव मिरर, अ मिरर whose reflecting surface is inward and polished surface is outward। यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तित भाग जो है उसका अंतर या अंततः होता है और बाहर यानी उभरा हुआ हिस्सा पॉलिश किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। या कि इसका दूसरा नाम है हिंदी में अवतल दर्पण। ये आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, इसके नीचे अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा वाला है जिसमें यही कर्व है बट जिसका उभरा हुआ हिस्सा परावर्तित भाग होता है और अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश किया जाता है। A mirror whose reflecting surface is outward and polished surface is inward is called convex mirror। सिंपल, जिसको हम कहते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। तो जब गोली दर्पण की बात करते हैं तो उसके कितने प्रकार हैं, दो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और दूसरा वाला टाइप क्या है, प्लेन, प्लेन में मतलब समतल दर्पण, ठीक है। तो ये आज तक हमने इतना क्लियर कर लिया। अब अगर दर्पण पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्लेन वाला तो हमारे जो डेली यूज होता है, जैसे हमारे घरों में मिरर लगा है तो हम उसमें हमारा फेस देखने के लिए यूज करते हैं और हर जगह यूज कर लेते हैं प्लेन मिरर। जहाँ भी कोई चीजें देखनी होती है, खुद का फेस देखना होता है, हर घर में तो रहता ही रहता है, ठीक है, बहुत सारा मेकअप करने के लिए। तो सेकंड है अब गोली दर्पण। इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, इसे क्यों बनाया गया, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी होती है। क्या, जब आप प्लेन दर्पण के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने, तो जैसे आप हो ना वैसी इमेज वो अंदर बनाए,
ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर खड़े रहोगे इसके सामने तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। कि जो कॉन्केव मिरर है, ठीक, वो कन्वर्ज होता है और ये होता है उत्तल यानी कि डाइवर्ज होता है, जिसको बोल सकते हैं कि ये अपसारी है और ये अभिसारी। हमें क्या करना है, अभी वो अपसारी अभिसारी या कन्वर्ज डाइवर्ज को छोड़िए, आज के टॉपिक में हम सिंपल यही पढ़ेंगे कि इनके यूजेस क्या है। तो जब भी आप उत्तर अवतल दर्पण को देखते हो तो ये क्या करता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उसको बड़ी दिखाता है, जूम करके दिखाता है, ठीक है। तो इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, पहला इसका काम क्या है वो याद रखें, ये छोटी ऑब्जेक्ट को क्या दिखाएगा, बड़ी, क्या दिखाएगा, बड़ी। और उत्तल का काम क्या है, जो बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उसको छोटी करके पूरे मिरर के अंदर कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसका पहला यूज क्या होगा, शेडिंग। इसको ऐसे लिखो, फॉर शेडिंग पर्पस। देखो शेविंग मिरर जो आता है, यानी कि हिंदी में कहे दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जब आप शेव करते हैं, मतलब आपने देखा होगा कोई शेव करता है तो मिरर जब ऐसे रखते हैं चिक के पास, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लेड होती है वो बहुत पास से जनरली उससे कटने के चांसेस होते हैं चिक्स के, है ना, गाल के। तो इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज कर लेते हैं शेविंग के लिए, कॉन्केव मिरर। क्यों, क्योंकि हमारे जो चिक्स है उसका ब्रॉड यानी बड़ा वो बना के दिखाएगा, इसका बड़ा करके दिखाएगा। ऐसे केस में जो कटने के या लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए इसका काम क्या है, छोटी ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैग्नीफाई करना, जूम करना, दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कहाँ यूज किया जाता है, लिख लो, डेंटिस्ट। यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जिसको दिखाई ना देना तो थोड़ी सी कोशिश करना, क्योंकि अब हमारे पास जो बोर्ड है उसमें काफी लंबे डेरिवेशंस भी रहेंगे, तो मैं बोलूंगी उस वर्ड को ध्यान में रखिए, नोट भी करते जाए। यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्यों यूज करता है, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर द्वारा। अब दांतों का डॉक्टर क्या करता है, जब हमें पता है कि हमारी दाढ़ में कोई सड़न लगी होती है तो बहुत छोटी होती है वो सड़न और प्रॉपर वो दिखाई नहीं देती, इसलिए डेंटिस्ट वो मिरर को अंदर रखकर अब उसकी जो बड़ी इमेज दिखाई देती है, अगर वो अंदर दांतों के अंदर माउथ के अंदर प्रॉपर उस मिरर को एडजस्ट कर लेगा, तो एडजस्ट करने से क्या होगा, जो छोटी छोटी कैविटी है जिसे वो ऐसे नॉर्मली नहीं देख पा रहा है, उसका एक जूम थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा तो उसे क्लियर कैविटी समझ में आ जाएगी, दांतों की सड़न वगैरह नजर आ जाएगी। तो वो भी ये यूज करता है, क्यों, क्योंकि उसे छोटी इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना है। उसी तरह अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर के दो पर्पस है। ये क्या करता है, ये बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करता है। छोटा करना मतलब जितना भी इसके सामने आ रहा है, जो जितना भी पोर्शन इसके सामने आ रहा है, ये उसके आसपास का पोर्शन पूरा कवर करके बीच में फोकस कर देता है ना। तो इसका यूज आपने कहाँ देखा होगा, कॉन्वेक्स का यूज आपने रियर व्यू मिरर में देखा होगा। रियर व्यू मतलब आपने देखा होगा व्हीकल के साइड में दोनों तरफ जो मिरर लगे होते हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, व्हाटएवर जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हो, उसके दोनों साइड पीछे का पोर्शन देखने के लिए जो ग्लास या लगाए जाते हैं, जो मिरर लगाए जाते हैं, उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। और वही हमारे कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होता है कि बाइक वगैरह में वो ग्लास बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको उसका कर्व समझ में नहीं आता, बट एक्चुअली वो हल्का सा कर्व है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका काम है कि पीछे से आने वाली, यानी कि आपने देखा होगा छोटे से कांच के अंदर आप बड़े से बड़े ट्रक की इमेज भी देख सकते हो, है ना। अगर उसकी जगह हम ये प्लेन लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा बड़ा व्हीकल हमारे पीछे तक आ जाएगा और हमें तब तक समझ नहीं आएगा कि हमें साइड कितनी देनी है। तो इसलिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या यूज है कि पीछे से जो रोड पर आने वाले जितने बड़े बड़े व्हीकल भी है उसका वो छोटी इमेज बनाकर मिरर पर दिखा देता है, जिससे हमें पीछे का भी पूरा क्लियर हो जाता है और सारे व्हीकल आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर मतलब क्या होगा, गाड़ी के
देख लो कार या मोटरसाइकिल। में पीछे देखने के लिए, ठीक है, उपयोग किया जाता है। अब इसके साथ ही आपने देखा होगा साइड में तो होता है, पर कार या ट्रक या बस में ड्राइवर के सामने भी मिरर लगा होता है, वो भी होता है उत्तल। क्यों? ताकि पीछे वाले डोर से जो लोग भी उतर रहे हो या पूरी बस का पीछे से जिसको उतरना है चढ़ना है वो पूरा व्यू ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे देख सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है शॉपिंग मार्केट में। शॉपिंग मार्केट ठीक है, तो इसको आप हिंदी में भी ऐसे लिखिएगा, शॉपिंग मार्केट में या मॉल वगैरह में। आपने देखा होगा मॉल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉल में ऐसे छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं, आपको ऐसे दिखे होंगे, ऐसे पूरे गोल है ना, और ये ऊपर वाला हिस्सा बड़ा उनका उभरा हुआ रहता है, ये वाला पोर्शन। और जब भी आप यहाँ से नजर करके देखते हैं तो आपको पूरे मॉल का व्यू नजर आता है, मतलब पूरी जितने भी शॉप्स वगैरह है वो आसानी से दिख जाती है। उसके साथ जब आपने कोई नई एसेसरीज पहनी है, ड्रेस पहनी है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पूरा व्यू आसानी से दिख जाता है। और अगर आप एक जगह खड़े हो तो आपको पीछे से जितनी भी शॉप्स हैं, ठीक है, वो सारी एक ही छोटे से मिरर के अंदर दिख जाती है। तीसरा यूज भी मैं आपको बता देती हूँ, टर्न लेने के लिए रोड साइड पर, है ना। अच्छी अच्छी सिटीज में आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे टर्न लेते हैं, सपोज कर लो कोई पाथ है, यहाँ से टर्न लेना है, तो इस पोर्शन में लगा रहता है, ताकि क्या होता है, यहाँ से आने वाले व्हीकल को यहाँ वाला पूरा व्यू इसके अंदर दिख जाए, और यहाँ से आने वाले व्हीकल को इसके अंदर सारा व्यू दिख जाए। तो इसके यूजेस तक हमने आज पढ़ लिया। अब कल हम इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे और कुछ इमेज फॉर्मेशन भी दोनों मिरर के थ्रू जो बनती है वो भी देखेंगे। ओके, सो आज तक मैं जो भी पढ़ा है उसमें आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट जो भी टाइम आपको दिया जाएगा डाउट सेशन के लिए उसी में आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।